बीते दिनों लोहे के पहाड़ियों के पीछे मतलब कि किरंदुल और बचेली की पहाड़ियों के पीछे जो कि इलाका बीजापुर का पड़ता है और वो बॉर्डर इलाका है दंतेवाड़ा और बीजापुर का, वहाँ पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में माओवादियों और जवानों के बीच लगातार जो मुठभेड़ हुई लगभग 2 से 3 घंटे तक। इसमें 9 माओवादी मारे गए, जिसमें 6 महिला माओवादी थीं और 3 पुरुष माओवादी थे और बड़े हथियार भी बरामद किए गए। इसको लेकर हमने आपको जानकारी दी थी। अब उसी मुठभेड़ से संबंधित माओवादियों ने एक पत्र जारी किया है और साथ ही साथ एक और पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने मारे गए साथियों की शिनाख्ती भी की है। उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर ऑफिस देख रहे हैं। दरअसल होता यह है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब भी मुठभेड़ें होती हैं तो कई दफ़े हम ग्राउंड रिपोर्ट जब करते हैं तो उस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान उस मुठभेड़ में ये देखने में मिलता है कि जो मुठभेड़ हुई इसमें पुलिस ने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों में 1-2 ग्रामीण भी मारे गए होते हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा कई बार नक्सली बता दिया जाता है। जब उसकी रिपोर्टिंग की जाती है तब आप ही लोगों में से कई लोग ये भी कहते हैं कि जो भी मुठभेड़ होती है उसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट करके उन मुठभेड़ों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर बार मुठभेड़ों पर आरोप लगाना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि ज़मीन पर सच्चाई क्या है उसे सामने लाई जाए। आज भी 2 पत्र आए हैं माओवादियों के द्वारा और इस मुठभेड़ से संबंधित, और जिसको लेकर उन्होंने काफ़ी विधिवत कुछ डिटेलिंग दी है और उस पत्र में क्या लिखा गया है उसको लेकर मुझे लगा कि इस रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जो लोग मारे गए हैं 9 लोग जिन्हें पुलिस ने माओवादी बताया है वो सारे के सारे माओवादी संगठन से संबंधित थे और सभी की अलग अलग पद और अलग अलग पोस्टिंग थी, अलग अलग इलाकों में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। और माओवादियों ने भी स्वीकार किया है कि सारे लोग उनके संगठन के ही लोग थे, एक्टिव लोग थे। और साथ ही साथ माओवादियों ने ये भी बताया इस पत्र के बारे में, पत्र के माध्यम से, कि मुठभेड़ किस तरह से हुई और कहाँ पर हुई। आप स्क्रीन पर जो पत्र देख रहे हैं 2 पत्र माओवादियों ने जारी किया है। पहले पत्र में माओवादियों ने लिखा है कि दंतेवाड़ा और बेलाडीला सीमावर्ती पहाड़ी के सरहदी इलाके में हर्रा लोहा के जंगल में पुलिस और फोर्स के द्वारा पीएलजीए के साथियों के साथ में ये मुठभेड़ हुई है। और हालांकि माओवादियों ने इस पर यह अपील किया है कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाए। उन्होंने लिखा है 3 सितंबर 2024 में जो 9 उनके साथी हैं जो शहीद हुए, उनके हिसाब से उन्हें विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है माओवादियों के द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पूरी मुठभेड़ में दंतेवाड़ा बीजापुर एसपी के नेतृत्व में इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर, डीआरजी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी आह्वान करती है कि इसका कड़ी शब्दों में खंडन किया जाए और इसका विरोध किया जाए। ये माओवादियों ने इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा है इस पत्र में, आप अगर आगे देख पा रहे होंगे, कि किस तरह से उन्होंने बताया कि माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को समूल रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ये ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसका नाम सूरज कुंड योजना के अंतर्गत कगार ऑपरेशन का नाम, माओवादियों ने इस ऑपरेशन को कगार ऑपरेशन नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को 6:30 से 10:30 बजे तक, मतलब 10:30 तक 5 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। और उन्होंने माओवादियों ने इस प्रेस नोट के माध्यम से यह भी दावा किया है कि सारे माओवादी मारे नहीं गए थे, बल्कि कुछ माओवादी घायल भी हुए थे, जिन्हें घायल अवस्था में पकड़कर उनकी हत्या की गई है। इस तरह का आरोप भी माओवादियों ने इस पत्र के माध्यम से लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के अनमोल खनिज संसाधनों को देसी विदेशी कारपोरेटों को लूट कर और कारपोरेटीकरण करने के लिए इस तरह के युद्ध बस्तर में हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी सरकार पर आरोप लगाया है कि इस तरह की मुठभेड़ें करके आदिवासियों की ज़मीन को अडानी अंबानी को देने की एक लंबी साजिश है। साथ ही साथ उन्होंने एक अपील भी की है कि उनके मारे गए साथियों के जो शव हैं उन्हें परिजनों को देने के लिए सभी स्वास्थ्यकर्मी 108 एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए और पुलिस के तरफ से किसी भी तरह से मानसिक व आर्थिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित न किया जाए। इस तरह की अपील जो है माओवादियों ने अपने इस पत्र के माध्यम से की है। साथ ही साथ माओवादियों ने एक और पत्र जारी किया है इसी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में तस्वीरों के साथ अपने मारे गए साथियों की जानकारी दी है। सबसे जो बड़ा माओवादी था लीडर इसमें कॉमरेड रणधीर, जिसे रणधीर के नाम से भी जानकारी दी जा रही थी,
उसके बारे में दिया गया है कि ये पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के सदस्य थे, वारंगल जिला के थे, मंडल टेकला गुड़ा गांव के ये निवासी थे और इन पर ही 25 लाख के नाम पुलिस ने बताया था। उसके बाद सुशीला मेट्टा जो कि मलगेर एरिया कमेटी की एसीएम रही हैं, ये बीजापुर तहसील की भोपालपट्टनम और काकलेर गुंडम की निवासी। मुचाकी गंगी कटे कल्याण एरिया की एसीएम ही एरिया कमेटी मेंबर। ये बस्तर दरभा ब्लॉक के भडरी मऊ की निवासी। भडरी मऊ वही इलाका है जो कि बस्तर ज़िले में पड़ता है, मतलब बस्तर ज़िले से भी थी। वेट्टी शांति ये कांगेर घाटी एरिया कमेटी की एलओएस सदस्य थी और ये चांदा मेटा की निवासी। चांदा मेटा आपको याद हो वो इलाका जिन इलाके में पहली बार तिरंगा फहराया गया, इस तरह की खबरें हमने भी दिखाई थी। और कुंजाम शांति ये दरभा डिवीज़न 31 पीएल पार्टी सदस्य थी जो कि जगरगंडा की हैं और सिलगेर पंचायत के तिमापुरम की निवासी रही हैं। मड़काम हिड़ में ये कटे कल्याण एरिया समन्वय दलम पार्टी के सदस्य थी। ये दंतेवाड़ा के कटे कल्याण चिकपाल की निवासी। गोंचे कोसाल जो कि मलगेर एरिया के 24 नंबर पीएल पार्टी सदस्य थी और ये कुआकोंडा की निवासी हैं, दंतेवाड़ा जिले की। मड़काम कल्पना सीआरसी 1 पीएल पार्टी सदस्य रहीं जो कि सुकमा जिले के किष्टाराम की क्षेत्र की निवासी। और कुंजाम राजेश जो कि गंगालूर एरिया के सीएम रहे हैं, ये दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक के हैं और गुमियापाल इनके गांव का नाम है। तो इस तरह से माओवादियों ने अपने मारे गए 9 साथियों की तस्वीरों के साथ डिटेल में जानकारी भी उपलब्ध कराई है और उन्होंने बताया है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें वो श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन्होंने ये अपील की है कि मारे गए जो उनके साथी हैं उनके शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए और उस दौरान किसी तरह से उन्हें प्रताड़ित न किया जाए। इसके साथ ही साथ माओवादियों ने एक और पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी लांचा पुनेम जो कि पुलिस प्रशासन से साठ-गांठ कर गांव की जनता को पुलिस की मदद से गिरफ्तार करना और उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया करता था और यही कारण है कि उसे पीएलजीए के द्वारा खत्म कर दिया गया है। माओवादियों ने एक लांचा पुनेम नामक युवक की हत्या की और उसे जन अदालत लगाकर उसके ऊपर जो आरोप लगा है उसमें उन्होंने कहा है कि ये गांव के महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, गांव के लोगों के साथ उन्हें पुलिस के हाथों गिरफ्तार करने का काम किया करता था और यही वजह है कि उसे जन अदालत लगाकर माओवादियों के द्वारा मौत की सज़ा दी गई। साथ ही साथ इस पत्र के माध्यम से माओवादियों ने चेतावनी भी दी है सभी लोगों को कि पुलिस के समर्थन में कोई कार्य ना करें वरना अन्यथा उन्हें भी इसी तरह से जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो माओवादी जो भी पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है उसे इस तरह से जन अदालत लगाकर उसे मौत की सज़ा दिया करते हैं। पुलिस भी जिन लोगों से मुखबिरी करवाती है उनसे मुखबिरी करवाती तो है पर उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए सूचना एकत्रित करने और सूचना पहुंचाने का काम कर रहा है तो निश्चित ही तौर पर वो जान जोखिम में डाल के कर रहा है। ऐसे में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस के आला अधिकारियों को करनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए कोई मुखबिरी का काम क्यों करेगा। क्योंकि अगर कोई मुखबिरी करते गलती से पकड़ा भी जाएगा तो माओवादी उसे बहुत निर्ममता से उसकी हत्या करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं माओवादियों का विरोध नहीं करता, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि माओवादी हमारे संविधान को मानते ही नहीं, तो उनके द्वारा किए गए कृत्य का किस तरह से विरोध किया जाए आप ही बताइए। इस तरह से जो अगर वो हत्या कर रहे हैं तो उसका समर्थन करता ही कौन है जो उनका विरोध किया जाए। लेकिन हम चेता सकते हैं प्रशासन को, पुलिस को कि अगर आप किसी से मुखबिरी करा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने काम निकालने के लिए आप किसी से मुखबिरी करवा लीजिए और फिर जब वो मर जाए तो नक्सली के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दें। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उसके प्राणों की रक्षा आप करें। साथ ही साथ बीते दिनों ये जो मुठभेड़ हुई थी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन अभी तक हम उस घटनास्थल तक पहुंच नहीं पाए। इसके पीछे की वजह है कि बहुत बेहद बारिश इस वक्त बस्तर में हो रही है और बारिश होने की वजह से वो इलाका जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वहाँ जा पाना काफ़ी कठिन है। बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है वो इलाका। किरंदुल की पहाड़ियों से पैदल कई किलोमीटर तक हमें सफ़र करना पड़ेगा और जिस तरह से बीते दिनों 2 जवान हमारे शहीद हो गए, वो भी जंगलों में ही थे और ऑपरेशन के दौरान उनके ऊपर बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने की वजह से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, तो हमें भी थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उन इलाकों में जाना होगा। जब बारिश थम जाएगी तो हम घटनास्थल की रिपोर्टिंग भी करेंगे, उन इलाकों की भी रिपोर्टिंग करेंगे जिस इलाके में, जिस दुर्गम इलाके में, क्योंकि वो इलाका माओवादियों के लिए बहुत माकूल है, बहुत ही उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयुक्त इलाका था जिस इलाके में जवानों ने ऑपरेशन किया है। तो जवान कैसे पहुँचे होंगे,
कैसे वो ऑपरेशन किया गया होगा, कैसे माओवादियों को उनके सुरक्षित ठिकाने में घेरा गया होगा, इन सारी चीज़ों पर हम घटनास्थल पर भी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल ये माओवादियों का पत्र था, मुझे लगा ये भी बताना चाहिए कि अगर मुठभेड़ सही है और मारे गए सारे लोग माओवादी हैं तो उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। जो जैसी घटना है वही बताई जाएगी। अपनी तरफ से हम उसमें कोई मसाला नहीं मिला देंगे कि हम आपके लिए उसको फर्जी बता दें या किसी के लिए सपोर्ट के लिए हम कुछ कर दें। ये घटना थी, इसलिए इस पत्र को भी दिखाना जरूर था। अगर आपको लगे कि ये भी बेहद तथ्यात्मक बातचीत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।